हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स हमने स्टार्ट कर दी थी और इसमें हमने 2 डायमेंशन के लिए हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कर रहे हैं। यानी कि 2 डायमेंशन 2D की लैप्लास इक्वेशन जो है उसको हम ऐसे क्या कर रहे हैं, उसका मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल देख रहे थे। ठीक है, तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हमने क्या क्या देख लिया था। हमने ये इक्वेशन 5 तक का निकाल लिया था, है ना। ये सारा काम हम कर चुके हैं कि ये कैसे इक्वेशन आई है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट आ रहे हो तो प्रीवियस वीडियोज़ पे जाओ, वहाँ पूरा प्रोसीजर हो चुका। ठीक है, अगर नहीं आ रहे हो अपना चल रहा है अपना हिसाब बढ़िया, तो वैसे ही चलते रहो जैसे चल रहा है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में 2 पार्ट मिलता है इक्वेशन में। एक पार्ट जो है वो केवल एक्स पर डिपेंड करता है, दूसरा वाई पर। तो हमने दोनों को अलग अलग कांस्टेंट के इक्वल मान लिया था। ठीक है, कांस्टेंट के इक्वल मानने के बाद हमारे पास क्या आ गया था, है ना। हमने क्या किया था, वो जो दोनों कांस्टेंट के इक्वल आए थे उसको पर्टिकुलर इक्वेशन 5 में रख दिया था, जिससे हमको क्या क्या मिल गया था। फिर हमने सॉल्व कर लिया था, इसको कांस्टेंट के इक्वल माना, फिर इसको कांस्टेंट के इक्वल माना, तो 2 अलग अलग इक्वेशंस मिली थी और वो 2 डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया था। सॉल्व करने पर मेरे पास सोल्यूशन आया था, एक तो ये और एक ये। फिर मैंने आपसे कहा था कि जो x आता है उसके लिए जो सॉल्यूशंस आते हैं वो रियल आते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, a जैसे हमने इसको साइन और कॉस की फॉर्म में लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं हाइपरबोलिक की फॉर्म में, a साइन हाइपरबोलिक x प्लस b कॉस हाइपरबोलिक एक्स। जैसे इसको विदाउट हाइपरबोलिक लिखते हैं क्योंकि ये आयोटा वाले हैं। मैंने फॉर्मूला भी बता दिए थे आपको, आयोटा वाले में बिना विदाउट हाइपरबोलिक आते हैं और जिसमें बिना आयोटा वाले आते हैं उसमें हाइपरबोलिक वाले फंक्शन आता है। ठीक है, तो जहाँ पे रियल वैल्यूज़ आई है वहाँ उनको हम साइन और कॉस के हाइपरबोलिक फंक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ इमेजिनरी वैल्यूज़ आई हैं, इमेजिनरी सोल्यूशंस या रूट्स आए हैं, उनको हम साइन और कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर कितनी हो गई थी, ये 9 है ना, 9 ही हुई है, 9 और ये हो गई थी 10। ठीक है, तो ये वैसे मैथमेटिक्स का पार्ट है लेकिन ये आपके आगे भी काम आते हैं, तो बार बार नहीं बताऊंगी, एक बार आपको समझा दिया कि कैसे किसी भी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं, उनके CF कैसे निकालते हैं। PI हमारे काम का है नहीं, वो मैथमेटिक्स में काम आएगा, तो आप वहाँ पे सर बताएंगे आपको। ठीक है तो CF हमने इसके लिए भी निकाल लिया था और CF हमने इस इक्वेशन के लिए भी निकाल लिया था। ठीक है, दोनों इक्वेशंस के लिए यहीं पे है। ठीक है, एक तो ये है और एक ये है, समझ में आ गई। तो जो सॉल्यूशन है वो कैसे लिखेंगे हम, आपको याद है इक्वेशन नंबर 3, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 5, और किसकी फॉर्म में आएगा, x और y की फॉर्म में। ये देखो ना, सॉल्यूशन यही तो है 5, x और y की फॉर्म में। तो अब जो इक्वेशन सॉल्यूशन आया मेरे पास 9 और 10, उनको मैं कंबाइंड करके कैसे लिख सकती हूँ, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ 2D, सॉल्यूशन ऑफ 2D लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन, 5 था भाई, 5 था x y y, तो सॉल्यूशन क्या है, लाप्लास इक्वेशन का 5 है, जो किस किस का फंक्शन है, x और y का फंक्शन है। x की वैल्यू क्या है, ये आई है इक्वेशन 9 से, वो लिख रही हूँ मैं, a साइन हाइपरबोलिक x प्लस b कॉस हाइपरबोलिक x। और दूसरा क्या है, ये आया है, लिख दो यहाँ पे, क्या आएगा, c साइन के एक्स प्लस d कॉस के एक्स। एक्स नहीं भाई, वाई आएगा ना, वाई की फॉर्म में तो आएगा, हाँ मेरे को अभी ध्यान आया, वाई आएगा ना, वाई तो वाई का फंक्शन है, एक्स का थोड़ी है। ठीक है, ये वाई और ये भी वाई। ठीक है, तो ये हमारी मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स है, इस तरीके से हम सॉल्यूशन निकालते हैं किसी भी इक्वेशन का। 2 डायमेंशन है तो ये 2 का होगा, 3 होता, 3 होता तो क्या होता है, यहाँ पे डेल्टा 2 5 बाई डेल जेड स्क्वायर रहता, यहाँ पे भी जेड आ जाता। ठीक है, जेड जो है वो कैपिटल जेड ले लेते, वो स्मॉल जेड का फंक्शन होता। फिर आप क्या करते, एक टर्म और बढ़ जाती इन सभी में, यहाँ पे एक और आ जाती, वाई जेड डबल डैश अपॉन जेड, फिर एक सोल्यूशन और आ जाता। ठीक है, कौन सा आ जाता, यहाँ पे मैं एक और लिख देती, ABCDEF और लिख देती। ठीक है, वो क्या, अब वो देखते कि अब उसका सॉल्यूशन कैसा आता, रियल आता या इमेजिनरी आता। रियल आता तो हाइपरबोलिक फंक्शन में लिखती और इमेजिनरी आता तो विदाउट हाइपरबोलिक फंक्शन में लिखती। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से जो है सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के थ्रू। और सॉल्व कैसे करता है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। तो आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये भी पूछा जाता है भाई, ऐसा मत सोचना कि ये टॉपिक ही नहीं था, केवल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल समझाने के लिए कहते हैं, नहीं भाई, पूछा जाता है 2 डायमेंशन लाप्लास इक्वेशन में मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई कीजिए या सोल्यूशन निकालिए, है ना, ऐसे पूछ लेता है। ठीक है, चलो इन सब चीज़ों में तो आप खूब आगे ट्रेंड हो जाओगे क्योंकि बहुत आएंगे, बार बार यही चीज़ें यूज़ करनी है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लाइन चार्ज। हमें अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स यूज़ करनी है। ठीक है, क्योंकि मैंने बाउंड्री
बाउंड्री वैल्यू तो लगाई ही नहीं, सिर्फ मैंने क्या समझाया, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब किस तरीके से बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम किस तरीके की होगी, वो तो अब हम देखेंगे इस वाले टॉपिक में। समझ में आ गई? उस टॉपिक में सिर्फ हमने क्या समझा था, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यानी कि चरों के पृथक्करण की विधि। अब परिसीमा मान समस्याएं किस तरीके की होती हैं, किस तरीके से परिसीमा प्रतिबंध लागू किए जाते हैं, वो सब हम देखेंगे, ठीक है, इस टॉपिक में। लाइन चार्ज बिटवीन टू earthed parallel conducting plates, हिंदी में भी लिख देती हूँ, टॉपिक तो लिख दूँ कम से कम। टॉपिक है दो भूसंपर्कित, अब आपको पता ही होगा भूसंपर्कित का क्या मतलब होता है। भूसंपर्कित समांतर चालक प्लेटों के मध्य रैखिक आवेश, ठीक है, ये स्थिति है आपकी, ये सिचुएशन दे रखी है, हम इसको समझेंगे और देखेंगे कि इसमें से पहले मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई करेंगे एंड देन फिर हम देखेंगे, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन क्या आएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी लाप्लास की, और उसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो इस सॉल्यूशन को डायरेक्ट उठाएंगे यहाँ पर और डायरेक्ट क्या अप्लाई करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस। समझ में आ गई? ठीक है, एग्जाम में अगर आता है तो एग्जाम में आपसे वो कहेगा, ठीक है, कि किसी दो संपर्कित समांतर चालक प्लेटों के मध्य रैखिक आवेश वितरण को समझाइए, ठीक है, या और इसमें कोई क्वेश्चन कहता है कि बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कीजिए या सिर्फ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल निकालिए, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। देखो अब वो डिपेंड करेगा कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, क्या पूछना चाह रहा है, वो क्वेश्चन की स्थिति पर डिपेंड करेगा। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के टच में रहना तो भी आपको आइडिया हो जाएगा, नहीं आता तो पूछ लेना। चलो पहले टॉपिक तो पढ़े, फिर देख लेंगे क्वेश्चन और कैसे कैसे आ सकते हैं। चलो अब है क्या स्थिति है कि दो अर्थ की हुई है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं और उन दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स को मैंने अर्थ किया हुआ है, ठीक है, ये पहली प्लेट है, ठीक है, और एक ये इसके जस्ट नीचे दूसरी प्लेट है, पैरेलल प्लेट्स है ना, ठीक है, दो प्लेट्स हैं, ठीक है, दोनों को ही हमने क्या कर रखा है, ग्राउंड, मतलब इन पर कोई पोटेंशियल नहीं है, विभव नहीं है, क्योंकि हमने इनको ग्राउंड किया हुआ है। कंडक्टिंग है तो चार्ज है, पर वो सारा का सारा चार्ज अर्थ भी किया हुआ है, ठीक है। फिर क्या है, इनको मैंने किसी ऐसे एक्सेस इसमें शो कर दो, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये रखी हुई कैसे हैं, ऐसे रखी हुई है, ऐसे एक ऐसे, फिर एक उसके जस्ट नीचे, समझ में आ गए, ठीक है, ऐसे रखी हुई है। कौन सा प्लेन है ये, प्लेट्स कौन से प्लेन में रखी हुई हैं भाई, अगर आप बताओ तो प्लेट्स रखी हुई हैं एक्स जेड प्लेन में, समझ में आ गए, प्लेट्स रखी हुई हैं एक्स जेड प्लेन में, लेकिन हमारा आवेश वितरण जो है वो एक्स वाई प्लेन में, ये ध्यान रखना। सुन लो पहले आप, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये तो है आपका ओरिजिन 0 0, समझ में आ गई, ठीक है। अब ये जो बिंदु है ना, ये इस ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, मैंने कंसिडर कर लिया ए डिस्टेंस पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0 a। इनके बिल्कुल मिड में यानी कि दोनों प्लेट्स के बीच में पॉइंट जो है उसको मैंने मान लिया 0 d, है ना। a/2 होगा वैसे तो, पर वो a/2 का चक्कर क्या दिक्कत करेगा, बार बार 2 2 लगाना पड़ेगा, तो यूँ समझ लो a/2 को हमने d माना है, समझ में आ गई। तो जो प्लेट है उन दोनों के बीच में एक प्लेट ऊपर और उसके जस्ट नीचे एक और प्लेट है, ठीक है, वहाँ से दोनों के बीच से एक रैखिक आवेश वितरण या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और वो कैसे जा रहा है, इससे बिल्कुल पास हो रहा है। अब ये देखो पैरेलल टू जेड एक्सिस है, तो कौन से प्लेन में है ये जो रैखिक आवेश वितरण मैंने दिखाया था, एक्स वाई प्लेन में। तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज इन एक्स वाई प्लेन, बट प्लेट्स आर प्लेस्ड इन एक्स जेड प्लेन, मतलब प्लेट्स रखी हुई है एक्स जेड प्लेन में, लेकिन रैखिक आवेश का वितरण जो है वो कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। इसको आप बता देना, दिस इज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या हिंदी में बोलेंगे रैखिक आवेश वितरण इन एक्स वाई प्लेन, समझ में आ गई, ठीक है। फिर होता क्या है कि ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या कर रहा है कि जो
एक तरीके से पोटेंशियल है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एक तो इसके लेफ्ट वाला, इस रैखिक आवेश वितरण के लेफ्ट वाला, और एक है इसके राइट वाला, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और ध्यान रखना इस पर कोई पोटेंशियल नहीं है, इस वाली प्लेट पर कोई पोटेंशियल नहीं है, इस प्लेट पर भी कोई पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि हमने दोनों को क्या किया हुआ है, अर्थ किया हुआ है। बाकी जो इसमें ज़रूरी चीज़ थी वो हमने लिख दिया, ठीक है। थोड़ी बहुत चीज़ें हमने बता दी, मोटा मोटा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में था वो भी बता दिया, ठीक है। थोड़ा डायग्राम आपका क्लीन होना चाहिए और उसमें सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, उसी से एग्जामिनर को पता चलता है कि बच्चे को कितना आता है। इसमें कहीं पर भी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई ना डायग्राम में, तो वो समझ जाएगा कि बच्चा रट के आया है, ठीक है। तो हम रट थोड़ी रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं पूरा पूरा। तो अब ये जो लिखा है वो सारा बता देते हैं। कंसीडर two parallel conducting plates are placed in xz plane according to diagram, ठीक है। फिर लिखेंगे both plates are earthed, therefore potential is 0 at both plates, ठीक है। हिंदी में बता दूंगी, पहले लिख दूँ, ठीक है। फिर क्या है, फिर हम ये कहेंगे कंसीडर या फिर लेट a linear charge distribution is distributed, ऐसे लिखो, is distributed and passing, distributed that is passing through point 0d, ठीक है। this linear charge distribution divides the potential into two parts, phi 1 and phi 2। जो जो दिख रहा है केवल वही लिखा है हमने। क्या लिखा है, माना दो समांतर चालक प्लेटें एक्स जेड तल में रखी गई है, ठीक है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। फिर यह है कि दोनों प्लेट्स को क्या किया है, हमने भूसंपर्कित किया है, जिससे कि दोनों प्लेटों पर जो पोटेंशियल है या विभव है उसका मान क्या है, 0 है। फिर यहाँ क्या बताया है, माना कि एक रैखिक आवेश जो है वो वितरित किया गया है, और ये वितरण जो है रैखिक आवेश का, ये किस बिंदु से गुजरता है, 0d पॉइंट से, ठीक है। माना एक रैखिक आवेश जो है वो बिंदु 0d से गुजरता है, ठीक है। ये रैखिक आवेश क्या करता है, phi 1 पोटेंशियल जो है विभव उसको दो भागों में बांटता है, एक है phi 1 और एक है phi 2। हम ये नहीं कहेंगे कि दो बराबर भागों में बांटता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन दो पार्ट्स में, पोटेंशियल को उसने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है phi 1 और दूसरा phi 2। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आते हैं हमारे कंसेप्ट पे। ये तो हमने दिखा दिया सारा जो जो था। अब देखो, y अक्ष के अनुदिश आवेश घनत्व के वितरण को हम एक इक्वेशन से बताएंगे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, द चार्ज डेंसिटी अलोंग y एक्सिस कैन बी रिटर्न एज, ठीक है। कैसे बताएंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि y अक्ष के अनुदिश आवेश घनत्व, ठीक है। प्लेट्स हैं, प्लेट्स का क्या होगा, एरिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, पढ़िए ना, तीन तरह की चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर को लैम्डा से शो करते हैं, यानी कि रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से दिखाते हैं, फिर पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से दिखाते हैं, याद है कि नहीं, और जो आयतन आवेश घनत्व या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उसको रो से दिखाते हैं। हमारी प्लेट्स है, प्लेट से हमें किससे लेना देना है, सरफेस एरिया से, तो एरियल जो चार्ज डेंसिटी होती है वो सिग्मा से शो की जाती है, और किसके अनुदिश है, y अक्ष के अनुदिश है, इसलिए y का फंक्शन है, ठीक है। क्या होती है, q अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, वही तो क्या कहलाती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्या आएगी, q अपॉन एरिया, एरिया को किससे बताया इसने, डिराक डेल्टा फंक्शन से, और उसने उसको किससे शो किया है, y माइनस डी से। ये डिराक डेल्टा फंक्शन याद है कि नहीं याद है, पढ़ा हुआ है हमने, फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। डिराक डेल्टा फंक्शन ये किस पर डिफाइन है,
y इज इक्वल टू डी पर, मतलब जो प्लेट्स का एरिया है उसको किससे इन्होंने डिनोट किया है, डिराक डेल्टा फंक्शन से, और वो किस पर डिफाइन किया गया है, y इज इक्वल टू डी पॉइंट पर डिफाइन। अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं इसकी तो क्या होगा, डेल्टा y माइनस डी, किस तरीके से बताओगे, इसकी वैल्यू 1 होगी इफ़ y इज इक्वल टू डी, याद है कि नहीं डिराक डेल्टा फंक्शन, और अगर y डी के बराबर नहीं होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी किसी भी डिराक डेल्टा फंक्शन की। और दूसरी क्या थी कि इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा वाई माइनस डी, है ना, और साथ में इसका जो भी डी वाई होगा, है ना, वो कितना होगा, 0 से लेकर a तक, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने एक सिंगल उसके, क्योंकि डिराक डेल्टा में भी हमने 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन पढ़ा है, अब इसको 1 डायमेंशन कंसीडर कर लो। वाई अक्ष के अनुदिश बिंदु क्या है, 0 से a तक ही तो है, ठीक है, इसलिए हमने इसको 0 से a तक इसका 1 होगा। याद है कि नहीं आपको, वहाँ लिखा था -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, लेकिन वहाँ पे वो बात अलग थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो केस है इसमें -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी का क्या मतलब है, 0 से a, हमारा जो केस एग्जिस्ट करता है वो 0 से a के बीच एग्जिस्ट करता है, तो मुझे मतलब नहीं है -इन्फिनिटी क्या है +इन्फिनिटी क्या है, ठीक है। ये तो सिर्फ -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी इंडिकेट करता है कि फर्स्ट सिचुएशन टू लास्ट सिचुएशन, समझ में आ गए, ठीक है। तो इसको हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरीके से इस केस को हमें आगे तक स्टडी करना है। अब इस केस को सॉल्व करने के लिए क्या काम में आती है, सेकंड ऑर्डर की लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन 2D में, ठीक है। उसका सॉल्यूशन हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से ऊपर ये कर ही चुके हैं, तो इसको हम डायरेक्ट उठाएंगे और हम करेंगे क्या, इसमें जो अननोन कांस्टेंट है a b c और d, उनको फाइंड आउट करेंगे बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन या परिसीमा मान के द्वारा, परिसीमा प्रतिबंध उन पर अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशंस। और यहाँ पे अननोन कांस्टेंट है जिनके बारे में हमें नहीं पता, ए बी सी और डी, इनको फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।